जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अखिल वाईटी चैनल। तो आज का टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री टाइमलाइन। इंडियन हिस्ट्री टाइमलाइन जो हिस्ट्री को जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंडियन हिस्ट्री टाइमलाइन के बारे में जानना। तो पहले देखते हैं इंडियन हिस्ट्री इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला इतिहास है प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास। सेकंड पे है मध्यकालीन इतिहास। नेक्स्ट थर्ड आधुनिक इतिहास। राइट, किसको बोलते हैं एंशियंट हिस्ट्री। इसको बोलते हैं मेडाइवल हिस्ट्री। इसको बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। राइट, तो हिस्ट्री को जानने के लिए इंडियन हिस्ट्री टाइमलाइन को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। राइट, इंडियन हिस्ट्री को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, इसको 3 भागों में हम कंप्लीट करेंगे। पार्ट वन प्राचीन इतिहास, पार्ट 2 मध्यकालीन इतिहास, पार्ट सेकंड थर्ड जो है आधुनिक इतिहास। ठीक, मॉडर्न हिस्ट्री। तो पार्ट 1 आज शुरू करते हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1 यानी कि प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास का के समय चक्र। ठीक, समय रेखा या समय चक्र, इसको टाइमलाइन बोलते हैं। तो इसका शुरुआत सबसे पहले होता है प्रागैतिहासिक काल से। प्रागैतिहासिक कालों को 3 भागों में बांटा गया है, जिसको हम पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल, उसके बाद तीसरा नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में बांटते हैं। ठीक, तो पहले देखते हैं पूरा पाषाण काल। 2.5 लाख से लेकर 10,000 ईसा पूर्व, 10,000 ईसा पूर्व के समय पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आते हैं। सेकंड क्या है, मध्य पाषाण काल। यह 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 6,000 ईसा पूर्व के बीच की जितने भी समय हैं वह मध्य पाषाण काल के अंतर्गत। नव पाषाण काल के अंतर्गत 6,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व तक के समय को नवपाषाण काल युग कहा जाता है। राइट, नवपाषाण काल युग कहा जाता है। तो पार्ट 1 में क्या बताया मैंने, वो प्राचीन इतिहास के समय चक्र या समय रेखा, जिसमें प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल 2.5 लाख से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक के बीच के जितने भी समय वह पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आते हैं। मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 6,000 ईसा पूर्व का जो समय है वह मध्य पाषाण काल के अंतर्गत आता है। नवपाषाण काल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, 6,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व के जितने उसके मध्य के भाग है उसे नवपाषाण काल के अंतर्गत रखते हैं। सेकंड देखते हैं ताम्र पाषाण काल, यूं लौह पाषाण काल। ठीक, लौह पाषाण काल, इसका टाइमलाइन क्या है, ताम्र पाषाण काल 3500 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व, 1200 ईसा पूर्व के बीच के जितने भी समय वह ताम्र पाषाण काल के अंतर्गत आता है। वहीं लौह पाषाण काल 1,000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच के समय को लौह पाषाण काल कहा जाता है। ठीक, अब देखते हैं सिंधु सभ्यता। इसके बाद
सिंधु सभ्यता का टाइमलाइन जो होता है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व, जिसमें से विभिन्न सलाहकारों ने अलग अलग नाम दिया था, विभिन्न दार्शनिकों ने अलग अलग इसका नाम दिया था, जो मैं जब सिंधु सभ्यता पढ़ाऊँगा, प्राचीन इतिहास में सिंधु सभ्यता पढ़ाऊँगा तब मैं बताऊँगा आप लोगों को। ठीक, अभी तो टाइमलाइन चल रहा है तो इसलिए अभी टाइमलाइन के बारे में ही जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। ठीक है, सेकंड पे क्या था, दूसरा वैदिक काल। वैदिक काल, राइट। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, एक ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, इसका टाइमलाइन 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। ठीक, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच के जितने भी समय है उसे ऋग वैदिक काल कहा जाता है। क्यों, उसको उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व, ये भी ईसा पूर्व में ही चलेगा। ठीक, 6000 ईसा पूर्व के बीच की जितनी भी टाइम लाइन है वह उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। तो मैंने आपको क्या बताया, ताम्र पाषाण काल 3500 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व के बीच के समय को ताम्र पाषाण कहा जाता है। लौह पाषाण काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर 6000 ईसा पूर्व तक के बीच की जितने भी समय है उसे लौह पाषाण काल के अंतर्गत रखेंगे। सिंधु सभ्यता, सिंधु 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक के समय को सिंधु सभ्यता कहा जाता है। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया, ऋग वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के जितने भी वहाँ पर समय है उसे ऋग वैदिक काल कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व के बीच को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। नेक्स्ट अब देखते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व के अंतर्गत बौद्ध धर्म का उदय हुआ था। ठीक, जैन धर्म, जैन धर्म 540 ईसा पूर्व से लेकर 540 ईसा पूर्व से लेकर 468 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व के समय को जैन धर्म के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक, नेक्स्ट महाजनपद का उदय। महाजनपद 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व तक महाजनपदों के बारे में बताया गया है। ठीक, अब देखिए महाजनपदों में एक था मगध, जो 14 महाजनपद थे उसमें से एक था मगध। तो मगध का उत्कर्ष कब से कब तक था, तो मगध में सबसे पहले था हर्यक वंश जो 544 से 412 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था, ईसा पूर्व तक शासन किया था। ठीक, जिसमें से थे हर्यक वंश में थे मगध का उत्कर्ष जो हर्यक वंश से शुरू हुआ था, जिसमें से बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। ठीक, जो 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक शासन किए। उसके बाद थे अजात शत्रु, उसके बाद थे कौन, आपके अजात शत्रु, जिनका टाइमलाइन था 492 से 460 ईसा पूर्व। नेक्स्ट थे उदयन, इनका टाइमलाइन था 460 से 444 ईसा पूर्व। राइट, तो मैंने आपको क्या बताया कि बौद्ध धर्म का उदय 563 ईसा पूर्व से लेकर 483 ईसा पूर्व, जैन धर्म 540 ईसा पूर्व से लेकर 468 ईसा पूर्व, महाजनपदों का उदय 600 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व के मध्य के काल को महाजनपद का उदय कहा जाता है। तो मगध का उत्कर्ष कब हुआ था, किन के बीच, हर्यक वंश 544 से 412, बिंबिसार 544 492, अजात शत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व तक शासन किए, उदयन 460 से 444 तक शासन किए थे। नेक्स्ट मगध
वंश में ये पहला वंश था। अब सेकंड कौन सा वंश है? सेकंड वंश है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, राइट। शिशुनाग वंश 412 से 344 ईसा पूर्व शिशुनाग वंश चला था। तक शिशुनाग में सबसे पहले आ गए शिशुनाग जिन्होंने 412 से 394 ईसा पूर्व तक शासन किया। सेकंड थे काला शोक जिन्होंने 394 से ईसा पूर्व से लेकर 366 ईसा पूर्व तक शासन किया, राइट। नेक्स्ट अब कौन थे? थर्ड नंद वंश, राइट। नंद वंश 344 से 324 ईसा पूर्व तक, राइट। 344 से 324 ईसा पूर्व तक नंद वंश शासन रहा। इसमें नंद वंश में महापद्मनंद, उसके बाद लास्ट थे घनानंद। अब घनानंद को मारकर ही चाणक्य के कहने पर, क्योंकि घनानंद ने चाणक्य की बेइज्जती किया था, उसे चाणक्य को लात से मारकर भगा दिए थे वहाँ से। तो चाणक्य ने एक बालक जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य को अपने ज्ञान के बल पर बहुत ही ज़्यादा इन्हें बलवान बनाया और बहुत ही ज़्यादा विद्या, इन्हें अस्त्र शस्त्र विद्या, जितनी भी सारी विद्याएँ थी, राजनीतिक विद्या, सब कुछ धारण कराकर चंद्रगुप्त मौर्य को इनसे युद्ध करने के लिए कहा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना कर दी। एक नए मौर्य वंश की स्थापना की, जिससे मौर्य साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। मौर्य साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। तो यहाँ से मौर्य वंश से पहले कौन से? हर्यक वंश, ठीक, जो मगध का उत्कर्ष हर्यक वंश ने ही किया था, ठीक। अब नेक्स्ट देखेंगे मौर्य वंश। पहले देखेंगे मौर्य साम्राज्य 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक के समय को मौर्य साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। मौर्य साम्राज्य में सबसे पहले थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कब से कब तक शासन किया था? 322 से लेकर 297 ईसा पूर्व, ठीक। नेक्स्ट बिंदुसार कौन थे? बिंदुसार का शासन, और ये देखिए बिंदुसार और बिंबिसार जो थे हर्यक वंश में बिंबिसार थे, जबकि यहाँ पर मौर्य वंश में बिंदुसार है। बिंदुसार और बिंबिसार में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रखना है। बिंदुसार मौर्य साम्राज्य में आते हैं, जबकि बिंबिसार जो हर्यक वंश के संस्थापक थे वह मगध साम्राज्य में आते हैं, ठीक। तो देखते हैं बिंदुसार कब से कब तक शासन किए थे? 297 से 273 ईसा पूर्व, राइट। नेक्स्ट बिंदुसार के बाद अशोक आए। अशोक 273 से ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व, राइट। जबकि आप लोगों को पता होगा कि कलिंग का युद्ध जो आपको पता होगा कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक। जिसके बाद ही अशोक ने अपने आप में चेंजिंग लाया था, राइट। अब नेक्स्ट, ये तो बात की बात है, तो जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब मैं आप लोग कलिंग के युद्ध के बारे में सविस्तार वर्णन करूंगा। ये तो टाइमलाइन बताया तो इसलिए आ गया कि कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था, राइट। तो आपसे यही पूछा जाएगा 261 अगर आ गया तो आप तुरंत ध्यान रखना है कि अशोक उस समय शासन कर रहे थे, ठीक। नेक्स्ट अशोक के
उत्तराधिकारी, सॉरी, अशोक के उत्तराधिकारी, जिसे उत्तरवर्ती मौर्य वंश कहा जाता है, ठीक, या मौर्य साम्राज्य, उत्तरवर्ती मौर्य साम्राज्य कहा जाता है। तो इसमें से अशोक के उत्तराधिकारी में थे, एक थे दशरथ, जिन्होंने 232 से 224 ईसा पूर्व तक शासन किया। नेक्स्ट थे संप्रति, जिन्होंने 224 से 215 ईसा पूर्व तक शासन किया। नेक्स्ट थे सलीसुक, जिन्होंने 215 से 202 ईसा पूर्व तक शासन किया, राइट। नेक्स्ट थे देववर्मन, जिन्होंने 202 ईसा पूर्व से लेकर 195 ईसा पूर्व तक शासन किया। नेक्स्ट थे सत्यधनवम, जिन्होंने 195 ईसा पूर्व से लेकर 187 ईसा पूर्व तक शासन किया। और लास्ट थे बृहद्रथ, जो अशोक के ही उत्तराधिकारी थे, बृहद्रथ, जिन्होंने 187 से 185 या 184 ईसा पूर्व तक शासन किया, ठीक। अब बृहद्रथ जो मौर्य साम्राज्य के साम्राज्य के अंतिम शासक थे, इनकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। तो बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके मौर्य साम्राज्य को ही खत्म कर दिया। क्या? मौर्य साम्राज्य को ही खत्म करके एक नए वंश की स्थापना की। इसका नाम क्या है पीछे के? शुंग। एक नए वंश शुंग वंश की स्थापना की। तो नेक्स्ट देखते हैं टाइमलाइन शुंग वंश। शुंग वंश कब से कब तक? 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक शुंग वंश, जिसके संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग, राइट। नेक्स्ट कण्व वंश, जो 73 ईसा पूर्व से लेकर 28 ईसा पूर्व तक थे। इसके संस्थापक थे वासुदेव, ठीक। इसके संस्थापक थे वासुदेव। ये कण्ववंश 73 ईसा पूर्व से लेकर 28 ईसा पूर्व तक चला था। इसके संस्थापक थे वासुदेव। नेक्स्ट सातवाहन वंश, इसके संस्थापक थे, इसका टाइमलाइन था 60 ईसा पूर्व से लेकर 225 ईसा पूर्व, राइट। जिसके संस्थापक थे सिमुक। तो सातवाहन वंश, शीशे का सिक्का सातवाहन वंश के शासकों ने ही चलाया था। सिमुक इसके संस्थापक थे, ठीक। तो शुंग वंश बताया, कण्ववंश, सातवाहन वंश, इसका टाइमलाइन आपको बताया, कौन कौन से शासक ने इसकी स्थापना की थी वो भी बताया। नेक्स्ट इंडो यूनानी, राइट। इंडो यूनानी 202 ईसा पूर्व, ठीक। जिसमें थे मिनांडर 165 ईसा पूर्व से लेकर 165 ईसा पूर्व से लेकर 145 ईसा पूर्व के बीच में मिनांडर आए थे, ठीक, जो इंडो यूनानी थे। नेक्स्ट शक
शक 1 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी, सॉरी 4 ईस्वी। अब देखिए यहाँ से ईस्वी की शुरुआत हो गई, ठीक, ईस्वी, जिसमें थे रुद्र दामन, जो थी बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। रुद्र दामन का समय था 130 ईस्वी से लेकर 150 ईस्वी तक रुद्र दामन थे, ठीक। 130 ईस्वी से 150 ईस्वी तक रुद्र दामन थे, ठीक। नेक्स्ट पारसी, इनका टाइमलाइन क्या था, 1 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी। इसमें से फेमस थे गोंडो फेरस से सेंट थॉमस भारत आए थे, ठीक, भारत आए थे, राइट। अब नेक्स्ट क्या है, कुषाण वंश, कुषाण, जिसमें से 1 ईसा पूर्व से 4 ईस्वी तक, ठीक। तो इसमें से कनिष्क बहुत ही ज़्यादा फेमस थे, जिनका टाइम लाइन था 78 ईस्वी से लेकर 101 ईस्वी तक। शक संवत इन्हीं के समय चालू किया गया था, शक संवत, ठीक, इन्हीं के समय चालू किया था। और चतुर्थ बौद्ध संगीत, राइट, इन्हीं के समय किया गया था। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट संगम वंश, 3 ईसा पूर्व से लेकर 3 ईस्वी तक। इनके बीच में आते हैं चोल, पांड्य शासक इनके मध्य में आते हैं। अब शुरू करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइमलाइन, गुप्त काल, जिसका टाइमलाइन था 319 ईस्वी से लेकर, अब देखिए यहाँ से ईस्वी से लेकर 540 ईस्वी तक, राइट। अब इसमें चंद्रगुप्त प्रथम जो गुप्त काल के संस्थापक थे, इनका टाइमलाइन था 319 से 334 ईस्वी तक, ठीक। नेक्स्ट समुद्रगुप्त, इनका टाइमलाइन था 335 से 380 ईस्वी। इन्हीं के समय में भारत का स्वर्ण युग, समुद्रगुप्त के समय को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक, कहा जाता था। इन्हीं के समय को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट चंद्रगुप्त सेकंड, इनका टाइमलाइन था 380 से 414 ईस्वी तक। नेक्स्ट कुमारगुप्त, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना देख लीजिए गुप्त काल में हुआ था, जिसके संस्थापक थे या निर्माणकर्ता थे कुमारगुप्त ईस्वी तक। इनका टाइमलाइन था 415 से 455। अगर आपको कहीं विकल्प दे दिया जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस ईस्वी में हुआ था, तो आप एक गेस लगा सकते हैं कि 415 से 455 ईस्वी के बीच में हुआ था, ठीक। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने ही किया था। स्कंदगुप्त का टाइमलाइन क्या है, स्कंदगुप्त का टाइमलाइन 455 से 467 ईस्वी के तक, ठीक। स्कंदगुप्त का 455 से 467 ईस्वी तक। तो गुप्त काल का टाइम लाइन 319 ईस्वी से 540 ईस्वी तक चला था। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 334 ईस्वी तक, समुद्रगुप्त 335 380 ईस्वी तक। भारत का स्वर्ण युग समुद्रगुप्त के शासनकाल को कहा जाता है, यानी कि 335 से 380
के ईस्वी के मध्य के समय को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। चंद्रगुप्त सेकंड 300 से 414। कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इन्हीं के समय में हुआ था, यानी कि इन्होंने ही करवाया था, कुमारगुप्त ने। 415 से 455 ईस्वी के बीच में इनका टाइमलाइन था, शासनकाल था। स्कंदगुप्त 455 से 467, ठीक, 455 से 467 इनका बीच था। नेक्स्ट, अब वर्धन वंश। वर्धन वंश यानी कि गुप्तोत्तर काल जिसे कहा जाता है, ठीक। तो वर्धन वंश में इसका 550 से 647 ईस्वी तक चला था, राइट। तो इसमें से थे इम्पोर्टेंट हर्षवर्धन, इनका टाइमलाइन था 606 से 647, ठीक। इनके बारे में एक रोचक कहानी है जो मैं आप लोगों को उसी में बताऊंगा जब हिस्ट्री, एनिसेंट हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ठीक। अब देखिए, वातापी के चालुक्य 543 से 755 ईस्वी तक, राइट। कांची के पल्लव 575 से 897 ईस्वी, ठीक। अब देखिए, द्रविड़ शैली जो दक्षिण भारत में प्रचलित शैली है, द्रविड़ शैली उत्तर भारत में नागर शैली और द्रविड़ शैली में मंदिरों का निर्माण किया गया था। इसमें बिसरा वातापी पे बिसरा शैली, ठीक। तो एनिसेंट हिस्ट्री का टाइमलाइन यहीं तक है, यानी कि यू कैन से एनिसेंट हिस्ट्री आपका 600 ईस्वी पूर्व तक एक मान लिया जाता है, ठीक। 600 ईसा पूर्व तक मान लिया जाता है, राइट। तो एनिसेंट हिस्ट्री यहीं तक। नेक्स्ट क्लास कल मैं आप लोगों को लूँगा पार्ट 2 के नाम से, जो मिडाइवल हिस्ट्री के टाइमलाइन के बारे में होगा। तो आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद।